हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर वीडियो है वह ग्रामसी के विचारों की विशेषताओं के बारे में। इस लेक्चर वीडियो में हम आपको ये सब बताएंगे कि ग्रामसी के वे कौन से विचार हैं, वह कौन सी विचार हैं जिनके माध्यम से वह इटली के जो शासन है उसको प्रभावित कर पाए और इटली में अपने आदर्श एवं विचार के माध्यम से अपनी बातों को रख पाए। साथ ही साथ वे किस प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से विश्व भर में ख्याति प्राप्त उन्होंने की। तो चलिए ग्रामसी के विचारों की विशेषताओं के विषय में जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ग्रामसी ने इटली के फांसीवादी शासन, जो उस समय वहां का शासक था मुसोलिनी के शासन के विरोध में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली की स्थापना की, जो उन्होंने 1921 से 1926 के बीच में की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो 1921 से और 26 का उनका टाइम पीरियड था। इसका जो पार्टी थी उनकी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 में उसकी स्थापना उन्होंने की, जिसे उन्होंने न्यू प्रिंस कहा। अपनी इस कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने न्यू प्रिंस की संज्ञा दी। अपनी इस पार्टी में ग्रामसी ने मार्क्सवाद द्वारा प्राप्त क्रांतिकारी चेतना को अपने आदर्शों व विचारों का प्रतिबिंब बनाया। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि इटली ने वहां का जो फांसीवादी शासक था उस समय का मुसोलिनी, उसके विरोध में एक पार्टी खड़ी की जिसका नाम था द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली 1921 में, जिसको उन्होंने न्यू प्रिंस कहा, जिसको उन्होंने न्यू प्रिंस का नाम दिया। अपनी पार्टी को उन्होंने न्यू प्रिंस कहा। अपनी इस पार्टी में ग्रामसी ने मार्क्सवाद द्वारा प्राप्त जो क्रांतिकारी चेतना थी, ठीक है ना स्टूडेंट, क्रांतिकारी चेतना को अपने आदर्शों व विचारों का प्रतिबिंब बनाया। यानी कि उन्होंने इटली के जो फांसीवादी शासन था उसके अगेंस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली बनाई थी, उसमें उन्होंने मार्क्सवाद द्वारा जो क्रांतिकारी चेतना थी, उनके जो आदर्श थे, वे विचार थे, उनके उस रूप को, उनके उस प्रतिबिंब को, उनकी उस चेतना को अपनी उस पार्टी का उद्देश्य बनाया कि हमें इटली के फांसीवादी शासन के विरोध में यदि कोई काम करना है तो हमें मार्क्सवाद के उन आदर्शों और विचारों को साथ में लेकर चलना है। इसके साथ ही स्टूडेंट, ग्रामसी ने समाज के दलित, कुचले व वंचित समुदाय की अधीनता और उन पर होने वाले शोषण को समाज के सामने दर्शाया। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड व्यक्त किया, एक शब्द उन्होंने व्यक्त किया, उसका नाम था सबाल्टर्न। उसको उन्होंने सबाल्टर्न कहा। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रामसी ने समाज के दबे कुचले दलित समुदाय की अधीनता और होने वाले शोषण को समाज के सामने व्यक्त करने के लिए उनको सबाल्टर्न शब्द से परिभाषित किया। इसके साथ ही स्टूडेंट बात की जाए तो ग्रामसी ने नागरिक समुदाय या नागरिक समाज को अपने विश्लेषण का मेन इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु बनाया। उनका कहना ये था कि नागरिक समाज जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य से, यानी सिविल सोसाइटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट अदर देन स्टेट। ग्रामसी ने अधिरचना या अधिसंरचना का एक सिद्धांत दिया। इस संरचना को दो भागों में बांटा जा सकता है और समझा जा सकता है। किसी भी शासन की अधिसंरचना को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा। पहला था राज्य, दूसरा था नागरिक समाज। यहाँ पर यदि बात की जाए ग्रामसी के विचारों पर, तो ग्रामसी ने राज्य की तुलना में नागरिक समाज को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही ग्रामसी ने कहा, या ग्रामसी का अगर हम कहें कि ग्रामसी के अनुसार क्या है, तो ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की तुलना राज्य के पीछे खड़े किले और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से वह करते हैं। तो ये स्टूडेंट कई बार ये पूछ लेते हैं, कोटेशन दे देते हैं आपको, पूछ लेते हैं ये किसने कही, तो ये ग्रामसी से रिलेट करती है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी के द्वारा समाज को अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जाएगा। ये भी एक कोटेशन है, आप ये भी याद रखिएगा। इसमें ग्रामसी कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जो चालाक वर्ग होता है, जो
मतलब एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है, वो क्या करता है, समाज की अधिसंरचना जिसमें राज्य और नागरिक समाज शामिल है उस पर आधिपत्य स्थापित कर सकता है, यानी कि उस पर ही वो प्रभुत्व स्थापित करेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। तो बुद्धिजीवी के द्वारा समाज को अधिरचना पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है, ये कथन किसका था, ग्रामसी का। यदि हम बात करेंगे ग्रामसी ने क्रांति को किस प्रकार व्यक्त किया, तो ग्रामसी ने क्रांति को सैन्य शब्दावलियों में व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गतिशील युद्ध का बात करी और एक स्थितियों का युद्ध की बात करी। गतिशील युद्ध की यदि बात करें तो गतिशील युद्ध वह युद्ध था जो राज्य सरकार के विरुद्ध रूसी क्रांति में लेनिन के द्वारा किया गया। जबकि यदि स्थितियों का युद्ध की बात की जाए तो नागरिक समाज पर नियंत्रण के लिए जब कोई युद्ध किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, स्थितियों का युद्ध कहलाता है। और ऐसी स्थिति में जब नागरिक समाज पर नियंत्रण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विरोधा स्वरूप सरकार के खिलाफ क्या हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है दबे कुचले वर्ग का। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रामसी ने क्रांति को सैन्य शब्दावली में व्यक्त किया और दो रूपों में व्यक्त किया, गतिशील युद्ध में और स्थितियों के युद्ध में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने ग्रामसी के विचारों की विशेषताओं के विषय में बात करी कि किस प्रकार से उन्होंने द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली का निर्माण किया, क्या उनके विचार थे, किस प्रकार से उन्होंने सैन्य शब्दावली को व्यक्त किया, किस प्रकार से उन्होंने राज्य को व्यक्त किया, नागरिक समाज को व्यक्त किया, अधिरचना का सिद्धांत दिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामसी के आधिपत्य के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे कि किस प्रकार से वे आधिपत्य प्रभुत्व का सिद्धांत देते हैं और किस प्रकार से उन्होंने प्रभुत्व के सिद्धांत को व्यक्त किया। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।